हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, लेकिन डरने वाली कोई भी बात है ही नहीं। मैं सारे टॉपिक्स आपसे कहती हूँ, कंसेप्ट को पकड़ के चलो और कोई भी टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। राइट, बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए हैं। एक दो टॉपिक्स हैं जो बीच में से बच रखे हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस से अलग हटा के भी पढ़ाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं तब बात करूंगी जब मैं पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लूंगी। राइट, अब अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि बेटा आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे कर लेंगे, लेकिन क्लास 11th की अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है एक फंडामेंटल डेवलप करने के लिए। क्लास 12th की अकाउंटिंग इस पे डिपेंडेंट है, ग्रेजुएशन की अकाउंटिंग इस पे डिपेंडेंट है। अगर आप CA लेंगे, CS लेंगे, या आप आगे जाके MBA करेंगे या MCOM करेंगे, हर एक जगह पर आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो आपके बेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जितनी भी क्वेरीज है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी अगर आपके दिमाग में आता है उसे नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताइए, and I will try and solve those queries of yours, right? So let's get started with our today's topic, final accounts. चलिए यहाँ लिख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर आ रहा है फाइनल अकाउंट्स। अब भाई फाइनल डेस्टिनेशन का नया पार्ट भी आ गया है और हमारा फाइनल अकाउंट्स भी आ गया है। जोक्स अपार्ट, फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल का मतलब क्या है? फाइनल का मतलब हम सबको पता है कि भाई जो हम लास्ट में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये फुल एंड फाइनल है। राइट, मतलब फाइनल अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं एंड में। किस चीज के एंड में? अब एंड होता है हमारे अकाउंटिंग पीरियड का। राइट, अकाउंटिंग पीरियड का। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? यूजुअली हमारा फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है हमारा? फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, या जो हम अप्रैल से मार्च लेते हैं वो भी चल सकता है। अब फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होने वाला होता है तब, या जैसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होने वाला होता है, या जब हमारा कैलेंडर ईयर खत्म होने वाला होता है। मतलब एक साल में, 1 ईयर में हम सारी जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी सबसे पहले उन्हें रिकॉर्ड करेंगे और साथ साथ में उन्हें क्लासिफाई भी करते जाएंगे। राइट, साल भर हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, और जब साल खत्म होने वाला होगा और हमें ये देखना होगा कि भाई हमारे बिजनेस ने परफॉर्म कैसा किया है। हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तो कर ली कि भाई इतना सामान खरीदा, इतना सामान बेचा, इतनी उधारी है, इतना पैसा देना है, इतना पैसा लेना है, इतनी सैलरी देनी है, इतनी वेजेस देनी है, इतनी रेंट देना है। राइट, ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन साल की एंड में हमें ये देखना है कि भाई हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है और हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। राइट, हमें जानना बहुत जरूरी है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी बताई थी कि अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसका मेन एम ही क्या होता है, ये फाइंड आउट करना कि भाई एक टाइम पर हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? फाइनल अकाउंट्स। राइट, तो फाइनल अकाउंट्स में हमें मेनली 2 चीजें जाननी होती है अपने बिजनेस के बारे में। वो 2 चीजें क्या है? एक, भाई हमारा जो बिजनेस है उसे इस टेन्योर में प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मुनाफा हुआ है, या नुकसान हुआ है। ठीक है भाई, हर एक बिजनेस जानना चाहेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं आप भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। और दूसरा आप जानना चाहेंगे कि भाई बिजनेस की पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब बिजनेस के पास एक साल की एंड पे कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितनी उसकी कैपिटल है। राइट, हम देखेंगे कि भाई जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने इतनी कैपिटल लगाई थी, इतनी उधारी ली थी और इतने असेट्स क्रिएट किए थे। और अब हम एक साल बाद देखेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस कमाते कमाते क्या हमने और असेट्स क्रिएट किए हैं, क्या हमने कैपिटल बढ़ाई है, या हमारी लायबिलिटी बढ़ी है। राइट, तो इसीलिए फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास मेजरली 2 चीजें आती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना और दूसरा बिजनेस की पोजीशन डिटरमाइन करना। राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए हम मेजरली 2 अकाउंट्स बनाते हैं। राइट, एक बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, और पोजीशन जानने के लिए हमारे पास बनती है बैलेंस शीट। राइट, क्या बनती है हमारे पास? बैलेंस शीट। राइट, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब
आपसे कहा कि फाइनल अकाउंट्स एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। मैंने अकाउंटिंग ईयर लिया 1 साल का, जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर। अब बेटा जैसे जैसे बिजनेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, तो बिजनेस ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई साल भर हम वेट करेंगे ये देखने के लिए कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसीलिए ये हाफ ईयरली भी बन सकता है, राइट, हाफ ईयरली भी बन सकता है, क्वार्टरली भी बन सकता है। और भाई अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आप चाहते हैं कि भाई मुझे महीने महीने का हिसाब चाहिए कि मेरा कितना मुनाफा हुआ, एक महीने में कितना नुकसान हुआ, तो आप मंथली भी बना सकते हैं, राइट। तो पीरियड जो है आपके फाइनल अकाउंट्स का प्रिपेयर करने का, ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात कर रही हूँ, जब मैं एक बड़े बिजनेस की बात करती हूँ तो कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे हर एक बिजनेस को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं उन्हें क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स देनी होती हैं, तो क्वार्टरली उन्हें अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फिर हाफ ईयरली भी करने पड़ेंगे, फिर ईयरली भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। तो ये पूरा का पूरा एक सोल प्रोप्राइटर की ज्यूरिसडिक्शन होती है, उसकी अपनी मर्जी होती है कि भाई उसे 1 साल में बनाना है, हाफ ईयरली में बनाना है, मंथली बनाना है या वीकली बनाना है, राइट। अगर आप ओनर हैं आप डिसाइड करेंगे ये बात, ठीक है। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई कि भाई फाइनल अकाउंट्स में हम लोग बनाएंगे एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक P&L अकाउंट, एक बैलेंस शीट, राइट। तो हमारा सफर अभी तक का जो है वो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग का हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। इस पे आने के लिए पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स समझाऊंगी। वो बेसिक्स इसीलिए जरूरी हैं क्योंकि उसी से आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट होगा। डेबिट और क्रेडिट का रूल चेंज नहीं होता है, उसे पकड़कर चलना है। तो आइए देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कैसे चलता है। तो सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया था जब हमने अकाउंट स्टार्ट की थी, राइट। वही टेबल बना लेते हैं सबसे पहले और वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये एक टेबल था, राइट। ये थी डेबिट साइड, ये थी क्रेडिट साइड, ये थे असेट्स, राइट। ये थी ड्रॉइंग्स, असेट्स मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, राइट। ये थे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पर थे असेट्स का जस्ट ऑपोजिट लायबिलिटी, राइट। ड्रॉइंग्स का जस्ट ऑपोजिट कैपिटल और एक्सपेंसेस और लॉसेस का जस्ट ऑपोजिट प्रॉफिट्स एंड इनकम्स, ठीक है। अब हमें पता है ये तीनों का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इन तीनों के पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं, और इन तीनों के पॉजिटिव बैलेंस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। मैं जब आपको लेजर अकाउंट बनाना सिखा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अकाउंट का या तो जीरो बैलेंस होगा या पॉजिटिव बैलेंस होगा, राइट। क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं, मनी की टर्म्स में। मनी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। पैसा कभी भी हम ये नहीं कह सकते -10 रुपीज, -20 रुपीज या -$10, -$20 नहीं। पैसा हमेशा या तो जीरो होगा या प्लस की वैल्यू में होगा। और यही रीजन है कि ये जो सारे अकाउंट्स हैं या तो इनके पॉजिटिव बैलेंस आएंगे या जीरो बैलेंस आएंगे, राइट। तो असेट, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट और इनकम का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, अब इसमें से जो ये 3 चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं, सॉरी, असेट्स, लायबिलिटीज, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, ये किसका पार्ट बनेंगी, ये बनेगी बैलेंस शीट का पार्ट। ये किसका पार्ट बनेगी, बैलेंस शीट का पार्ट। ये फाइनल अकाउंट्स में कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। मतलब हमारे पास लेजर अकाउंट से जो असेट का बैलेंस आएगा, जो लायबिलिटीज का बैलेंस आएगा, जो ड्रॉइंग्स का बैलेंस आएगा, जो कैपिटल का बैलेंस आएगा, ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और बेटा ये 4 वो चीजें हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग साइकिल से दूसरी अकाउंटिंग साइकिल में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। मतलब आज आप अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में आपने दिखाए असेट्स, लायबिलिटीज, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल, राइट। अब ये जो सारे बैलेंसेस होंगे ये अगले साल के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे कि भाई अगला साल जब हम शुरू कर रहे हैं तो इतने असेट्स हैं हमारे पास, इतनी लायबिलिटीज हैं और इतनी कैपिटल है। ड्रॉइंग्स कैपिटल में एडजस्ट हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ कैपिटल बोल रही हूँ, राइट। ओके, और जो हमारे पास एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड इनकम्स होते हैं बेटा, हम ये जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होता है उसी में हम इसे कैलकुलेट करते हैं
राइट। एक फाइनल फिगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक फाइनल वैल्यू निकालते हैं और उसी साल उसे खत्म कर देते हैं। खत्म कैसे कर देते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड इनकम। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस को मिला दोगे और प्रॉफिट्स और इनकम को मिला दोगे और इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। या तो भाई बिजनेस को मुनाफा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा। अब आप बता दोगे कि भाई दिस ईयर द प्रॉफिट, लेट्स से 20 लाख का प्रॉफिट, द प्रॉफिट वाज 20 लाख रुपीस, राइट। ये इस अकाउंटिंग साइकिल का प्रॉफिट आ गया। अब ये जो 20 लाख रुपीस है प्रॉफिट है, अब मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में ले जाती हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अगेंस्ट में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, ओनर को बिलोंग करता है, एंटरप्रेन्योर को बिलोंग करता है। एंटरप्रेन्योर के पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है, किसमें, बैलेंस शीट में। और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं, उस साल के एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, इनकम सबको क्लोज कर देते हैं। एक फाइनल फिगर लाते हैं, मुनाफा हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। लॉस होगा तो मतलब ओनर जो है, एंटरप्रेन्योर जो है, उसको नुकसान हो रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। मुनाफा हुआ तो उसकी कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक साल से दूसरे साल हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसकी एक सिंगल फिगर लेकर आते हैं और वो कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। और ये जो सारे हैं बेटा, ये एक साल से दूसरे साल ट्रांसफर किए जाते हैं अपने ओरिजिनल नाम पर। मशीनरी साल के एंड में 20,000 की थी, अगले साल की स्टार्टिंग में कितने की होगी, 20,000 की होगी। लाइबिलिटीज ए की थी 50,000, तो अगले साल ए की दिखाई जाएगी 50,000। और एक्सपेंसेस और लॉसेस उसी साल हमने खत्म कर दी कि परचेजेस कितने थी, सेल्स कितनी थी, सब हमने एक ही में क्लब कर दी और एक सिंगल वैल्यू आ गई कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ उसे कैपिटल में एडजस्ट कर दो, राइट। तो अब आपको एक बात समझा रही हूं मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, इनकम, जितने भी ये चीजें होंगी इनके अकाउंट क्लोज किए जाएंगे। क्लोज मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा तो इसे क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा, राइट। अकाउंट क्लोज कैसे होता है, जितना डेबिट है उसका इक्विवेलेंट क्रेडिट कर दो। किसके अगेंस्ट में क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर P&L अकाउंट, राइट। अब प्रॉफिट्स एंड इनकम्स कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस है तो अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस। किसके अगेंस्ट में, ट्रेडिंग या फिर P&L अकाउंट, राइट। और जितने भी असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ड्रॉइंग्स हैं और कैपिटल हैं, इनके अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात, इनके अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे। अकाउंट सिर्फ किसके क्लोज होंगे, इन सारे एलिमेंट्स के अकाउंट्स क्लोज होंगे। और कैसे होंगे, इसकी जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं। कुछ एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम्स के बैलेंसेस ले लेते हैं। जैसे परचेजेस क्या होती हैं, एक्सपेंस होती है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डेबिट बैलेंसेस, यहाँ लिख रही हूँ मैं क्रेडिट बैलेंसेस, राइट। ये क्या है, ये सारे बैलेंसेस हैं जो हमने अपने इनके लेजर अकाउंट्स में से निकाले हैं। तो परचेज क्या होता है हमारा, एक्सपेंस, तो उसका डेबिट बैलेंस आ रहा था लेट्स से 20,000, ठीक है। सेल्स क्या होती है, इनकम्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, लेट्स से 80,000 की थी सेल्स, राइट। उसके बाद लेट्स से रेंट क्या होता है, एक्सपेंस, लेट्स से उसका था बैलेंस 5,000, राइट। उसके बाद लेट्स से वेजेस का बैलेंस था लेट्स से 2,000 रुपीज, ठीक है। ये आ गए हमारे कुछ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये क्लोज कैसे होते हैं। परचेजेस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। इसे क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टू परचेज अकाउंट, कितने से, 20,000 से। अब अगर क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी तो कुछ होगा, तो डेबिट क्या होगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अभी मैं बताऊंगी, यहाँ पे मैं दोनों नाम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने भी बताया नहीं कि ट्रेडिंग में क्या चीज़ें आती है और P&L में क्या आती है, इसलिए भी मैं दोनों दिखा रही हूँ। तो ये बेटा हो जाती है हमारी क्लोजिंग एंट्री फॉर योर एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करने के लिए ये होती है हमारी क्लोजिंग एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, डेबिट, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इसे क्लोज करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस। तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट
टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कितना आ जाएगा 80,000 एंड 80,000। ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री सेल्स का, जो इनकम किस तरीके से क्लोज होती है, इनकम अकाउंट किस तरीके से क्लोज होता है, राइट। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डन। नेक्स्ट है रेंट। रेंट इज अगेन एन एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस है इसका, डेबिट बैलेंस है, इसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया टू रेंट, कितना है 5,000। डेबिट क्या करेंगे हम लोग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बाय 5,000। रीजन आपको पता है। लास्ट वाला वेजेस, वेजेस की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट। तो ये आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स क्लोज होंगे, एक्सपेंसेस के, लॉसेस के, इनकम्स के, गेन्स के, राइट। किसके अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे, जो ट्रांसफर होंगे एक साल से दूसरे साल, असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, राइट। अब ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको फर्क बताती हूँ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए या लॉस पे पहुंचने के लिए हम दो स्टेप्स में पहुंचते हैं। एक, पहले हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू और फिर हम निकालते हैं नेट वैल्यू, राइट। दो वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, एक ग्रॉस वैल्यू, एक नेट वैल्यू। नेट का मतलब हमें पता होता है जो फाइनल वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, नेट वैल्यू बोलते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, इसका मतलब है कि भाई बिजनेस को फाइनली इतना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है सारी कैलकुलेशंस करने के बाद। और ग्रॉस वैल्यू होती है नेट से पहले वाली वैल्यू की, मतलब अभी उसमें कुछ चेंजेस बचे हैं, कुछ आइटम्स उसमें से अभी माइनस होनी है या ऐड होनी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस में अभी कुछ एडजस्टमेंट्स, अभी कुछ चीजें ऐड होनी है या सब्ट्रैक्ट होनी है, राइट। तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, ग्रॉस वैल्यू, एक नेट वैल्यू। पहले हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा ग्रॉस वैल्यू। फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं P&L अकाउंट। उस P&L अकाउंट से हम लोग फाइंड आउट करते हैं नेट वैल्यू, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की एंड में हमारे पास क्या आएगी, ग्रॉस वैल्यू यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। उसके बाद हम बनाएंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से हमारे पास आएगी नेट वैल्यू या नेट लॉस। अब आप पूछेंगे कि मैम दो दो चीजों की क्या जरूरत है। अब मैं आपको समझाती हूँ। मेरा बिजनेस है, राइट। मेरा बिजनेस लेट से मार्कर्स का है, राइट। अब मैं ये मार्कर्स जो प्रोड्यूस कर रही हूँ इसमें मेजर इनपुट क्या होगा, प्लास्टिक, इंक, राइट। जो भी इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल होगा, जो भी इससे रिलेटेड मशीनरी होगी, जो भी इससे रिलेटेड लेबर इस्तेमाल हो रहा होगा, वो होगी इसकी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और प्राइम जो मुझे पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इन मार्कर्स को सेल ऑफ करके, राइट। तो मतलब जो मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, सेल ऑफ मार्कर्स। और जो मेरा मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंस है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ दीज मार्कर्स, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई टोटल जो मेरी ये मार्कर्स बनाने की जो कॉस्ट आ रही थी वो थी लेट से 80,000। अभी मैं एक छोटी फिगर्स ले रही हूँ। और सेल्स की मैंने 2 लाख की, ठीक है। मतलब आप कहेंगे कि भाई 1,20,000 का मैम के पास क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, 1,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, राइट। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैंने बाद में एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो वो भी तो माइनस करना पड़ेगा, राइट। लेट्स से मैंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया 1 लाख रुपीज़ का, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 20,000, ठीक है। अब 20,000 में से मैंने कहा नहीं रुको तो सही, एडवर्टाइजमेंट तो किए, मैंने एक मैनेजर भी रख रखा है, उसको सैलरी भी देती हूँ, तो उसे सैलरी दी मैंने 10,000 रुपये की, ठीक है। तो अब कितना बचा, 10,000। अब मैंने कहा नहीं रुको रुको रुको, अभी मैं रेंट भी पे कर रही हूँ, तो मैंने 2,000 रुपये क्या पे किया, रेंट पे किया। तो मेरे पास फाइनल प्रॉफिट कितने का बचा, 8,000 रुपीज़ का। ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का था बेटा, 1,20,000, और मेरा नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 8,000 का आ रहा है। एज अ बिजनेसमैन आप मुझे बताइए कि क्या ये सही फिगर्स हैं, क्या ये अच्छी फिगर्स हैं? बिल्कुल अच्छी फिगर्स नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू इतनी बड़ी है, मतलब जो मेजर कंपोनेंट है मेरा प्रोडक्शन का, उससे बचा के मैं 1,20,000 का मुनाफा कमा रही हूँ, लेकिन बाद में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं
वो मैं इतने ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के खर्चे हैं, वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो मेरे 1,20,000 के प्रॉफिट को ख़त्म करके 8,000 पे पहुँचा दे रहे हैं। मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर आकर अपना मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉस्ट कंट्रोल की ज़रूरत है। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। एक आपकी डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो बिजनेस के फंडामेंटल कोर से रिलेटेड है, जिसे हटाकर आप अपना बिजनेस रन ही नहीं कर सकता। अब मैं कहूँ कि भाई प्लास्टिक लाना बंद कर दो, तो क्या प्लास्टिक के बिना ये मार्कर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मैं कहूँगी कि भाई जो लेबर काम कर रहे हैं उन्हें हटा दो, उनसे काम मत करवाओ, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई जो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं इन्हें थोड़ा कम कर दो, किया जा सकता है? बिल्कुल कम किया जा सकता है। मैं कहूँगी भाई सेल्स बढ़ा दो, कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें देखना होता है। एक जब आप अपना बिजनेस इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो आपको जानने में इंटरेस्ट होता है कि भाई डायरेक्ट चीज़ों में मैंने कितना खर्चा किया, डायरेक्ट चीज़ों से मैंने कितना पैसा कमाया, और इनडायरेक्ट चीज़ों में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, ताकि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस ले सकें। इसीलिए बेटा हम लोग पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड स्टेप में हम लोग नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और डायरेक्ट इनकम्स की। डायरेक्ट इनकम का एक ही कंपोनेंट है और वो है सेल्स। क्या कंपोनेंट है? सेल्स। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि भाई जब हम बनाएंगे एक ट्रेडिंग अकाउंट तो हमारे पास आएंगे डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। ओके, डायरेक्ट इनकम का सबसे बड़ा सोर्स सेल्स, राइट। तो यहां तो ये खत्म हो गया, ये क्या है? सेल्स। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या आएगा? ऐसी सारी चीजें जो किस में यूज हो रही हैं? मैन्युफैक्चरिंग में। किस में? मैन्युफैक्चरिंग में। मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, लेबर इस्तेमाल हो रही है, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, वो सब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री से रिलेटेड है या बिजनेस के कोर से रिलेटेड है। बिजनेस के कोर से यानी कि परचेजेस, जितना भी सामान परचेजेस में आएगा सब क्या होगा? बिजनेस के कोर से रिलेटेड होगा, राइट। उसके बाद आप ये सामान मंगाने के लिए जितना भी खर्चा कर रहे हैं, खर्चा यानी कि जैसे आप डॉक चार्जेस पे कर रहे हैं, आप फ्रेट पे कर रहे हैं, आप कोई रॉयल्टी फी पे कर रहे हैं किसी मशीन को यूज़ करने के लिए, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। आप जितना भी लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर क्योंकि कहाँ पे यूज़ होती है? मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। और ये किसका पार्ट बनेंगी? ट्रेडिंग अकाउंट का, राइट। और अगर मैं बात करूं P&L अकाउंट की, तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट चीजें होंगी, इनडायरेक्ट चीजें क्या होंगी? लेट मी शो इट टू यू। इनडायरेक्ट चीजें होंगी जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, वाटर बिल ऑफ योर ऑफिस, ये सारी चीजें क्या होंगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा जो P&L अकाउंट होता है उसमें आ जाते हैं आपके indirect incomes, so I'm writing indirect incomes and indirect expenses. Indirect income के components बहुत कम होते हैं। indirect expenses में आपके आ जाते हैं office expenses, selling expenses, selling, distribution, marketing, advertisement, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? indirect expenses में आ जाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पूरा इसका फॉर्मेट देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझाए हैं। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जर्नल एंट्री बताई है आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपसे लास्ट तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई लास्ट में आके परचेज हमेशा डेबिट हो रहा था, लास्ट में आके उसे क्रेडिट क्यों कर दिया। तो मैंने आपको समझाया कि आप परचेज अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कंसेप्ट पकड़ के चलिए।
कंसेप्ट बहुत ज़रूरी हैं. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to keep me motivated, and one of my biggest motivation for making these videos, so I can switch from whiteboard to a digital board, right? So thank you so much. Until next time, next video, again very important, we'll talk about format and we'll talk about trading account and a practical question. Thank you so much. Until next time.